नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राहुल गांधी प्रयागराज आखिरकार पहुंच गए और आज वहां पर अब से कुछ देर बाद वो छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 2 लाख से ज़्यादा छात्र उनके साथ संवाद करेंगे। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। आपको पता है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में भी व्यवधान डालने की कोशिश की गई। जिस ग्राउंड में, केपी कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां अनुमति देने के बाद अचानक 2 दिन पहले उस अनुमति को वापस ले लिया गया और कहा गया कि यहां नहीं हो सकता है कार्यक्रम, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश हैं। लेकिन उसके बाद फिर से ये अनुमति वहां पर दे दी गई और कार्यक्रम अब वहां पर हो भी रहा है। इधर छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज के नाम से है और छात्रों की गूंज पूरे देश में अब सुनाई पड़ रही है। झारखंड से लेकर और या देश के तमाम हिस्सों में जंतर मंतर पर भी हम लोगों ने देखा था और वो मुद्दा भी अभी दबा नहीं है, क्योंकि उसको लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी छात्रों पर, उससे छात्र तो आक्रोशित हैं ही। अभी इसके अलावा संसद में भी लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ लगातार कर रहे हैं। और अब सोमवार से जब संसद फिर शुरू होगी, तब भी जब तक इस पर गृह मंत्री का बयान नहीं आ जाता, विपक्ष कह रहा है हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहरहाल छात्रों के साथ संवाद को लेकर बीजेपी सरकार और जो इसका विचार संस्था है या पितृ संस्था है आरएसएस, उनको भी अब महसूस हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती हुई है, क्या कुछ हुआ है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि कंट्रोल में आ नहीं रहा है और इधर छात्रों की गूंज सुनाई पड़ रही है। जानने की कोशिश करते हैं कि इसका असर क्या होगा और किस तरीके से छात्रों की ये गूंज धीरे धीरे एक देशव्यापी बनती जा रही है और सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाली है छात्रों की ये गूंज, छात्रों की आवाज़। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और स्क्रीन पर लाएँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस समय प्रयागराज में हलचल है और राहुल गांधी पहुँचे हुए हैं, दिन में ही पहुँच गए वहाँ पर और कार्यक्रम थोड़ा डिले है, 5 बजे से होने वाला था, शायद कुछ देर बाद वो कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे के करीब। लेकिन जिस तरीके से उत्साह या वहाँ से बहुत सारी जो खबरें मिल रही हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है कि छात्रों की नाराज़गी, छात्रों की बेचैनी, चूँकि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, छात्रों का कार्यक्रम है, कांग्रेस का भी कहना है, और जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं वो भी किसी पार्टी के नहीं है, वो छात्र ही हैं। ये जो छात्रों का उत्साह, उनकी बेचैनी और उनको एक तरीके से उनसे बात करने वाला कोई अगर मिल रहा है तो उसके प्रति उनका जो आकर्षण है, ये सरकार के लिए कितनी मुश्किलों वाला है। सरकार को इससे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए मिश्रा जी, ये सरकार का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि जो भी शासक में बैठे हैं, जो कुर्सी में बैठे हैं, उनको हमारे देश की जनता का दर्द समझना होगा, हमारे देश के बच्चों का दर्द समझना होगा, हमारे देश के युवाओं का दर्द समझना होगा। असली मुद्दा ये है, एक लोग वो हैं जो दर्द देते हैं, एक वो लोग हैं जो दर्द सहते हैं। और देखिए, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में मैंने देखा है कि मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के युवा इतने ज्यादा प्रतिभावान हैं, इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं, अगर उनके पैर में बेड़ियां न डाली जाएं, अगर उनको उन्मुक्त आसमान दे दिया जाए तो विश्व में हमारा डंका बोल सकता है। लेकिन देखिए, 12 साल में, जो पिछले 12 साल में हमने किया वास्तविकता में, पहले आप 60 साल देख लीजिए, पिछले 65 साल देख लीजिए, 70 साल देख लीजिए, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, सरकारी स्कूल बने, पीएसयू बने, क्योंकि उस समय के नीति निर्धारकों को पता था कि देश के अंदर जो चीज जरूरी है वो है शिक्षा, वो है स्वास्थ्य व्यवस्था और वो है हमारे देश के अंदर पीएसयूज का जाल, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। भाई देखिए, देश के लिए, हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक है। एक तो शिक्षा। भाई आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, केवल भारत के अंदर बढ़ रही है, बल्कि चीन की भी जनसंख्या हमसे कम हो गई है, जो हमसे ज्यादा हुआ करती थी। तो ज्यादा जनसंख्या के हमारे युवा, अगर इनको शिक्षा अच्छी मिल गई होती, मान लीजिए पूरे विश्व के अंदर हमारे लोग छा जाते और फॉरेन करेंसी हमारे देश में बरसती होती और हमारे देश की इकोनॉमी कैसी हो रही होती। भाई देखिए, हमने गलती क्या की? हमने गलती ये की कि शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया। जो राहुल गांधी कहते हैं, जब सब चीजों को प्राइवेटाइज कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देंगे, मेडिकल सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देंगे, सरकारी, भाई हम लोग सारे पढ़े हुए हैं, बचपन में जीआईसी इलाहाबाद और बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में पढ़े हुए हैं, चटाई में बैठ के पढ़े हुए हैं, तभी तो हम लोग पढ़ पाए। अगर हमें 2-3 लाख रुपए फीस देनी होती तो हमारे पिताजी इंजीनियरिंग के लिए बीएचयू हमको थोड़ी भेज पाते।
और उनके पैसे इतने ना होते, एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, 4 बच्चों को कैसे पढ़ाते। अब आपने क्या किया, सब चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया। अब बच्चा, गरीब घर का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा ना तो पढ़ सकता है, ना मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है। तो आज जो देश के सामने मुंह बाय सबसे बड़ी चीज खड़ी है वो है हमारे युवाओं का भविष्य, हमारे देश का भविष्य युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो ये मुद्दे बाकी FCRA बिल ले आए और डिलिमिटेशन बिल ले आए और हिंदू मुसलमान कर लें, कांवड़ यात्रा निकाल लें, लेकिन हमारे देश के अंदर इस समय जो मुद्दा है वो देश के युवाओं का भविष्य है और यही मुद्दा केंद्र बिंदु में रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समस्या का मामला है। ये कर्नाटका सरकार को भी इसीलिए DK शिवकुमार को और प्रियंक खड़गे को जाके स्टूडेंट्स के साथ जमीन में बैठ के बात करनी पड़ रही है। हेमंत सोरेन ने भी कमेटी बना दी है, एक मीटिंग हो गई है और मीटिंग होगी बच्चों की समस्या। देखिए, मैं ये चाहता हूं कोई भी सरकार में रहे जी, जो भी सत्ता में बैठा हो, एक IAS अफसर DM साहब के पास भी अगर बच्चे जाए कि साहब हमारे स्कूल के अंदर पंखा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, खाने में ये खराब खाना हमको दिया जा रहा है, दाल में बिल्कुल पानी दिया जा रहा है, तो DM साहब का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो भी बचपने से बढ़ के वहां पे DM बने हैं कि बच्चों का साथ दें, युवाओं का साथ दें और जो सरकारी पैसा आवंटित हो रहा है उसका सही खर्चा हो। हर आदमी को जागरूक होने की आवश्यकता है। मेरे देश का भविष्य जो है वो निर्भर करता है मेरे देश के युवाओं का भविष्य कैसा है। तो आज हमारे देश के अंदर एकमात्र मुद्दा है जिससे सब लोग प्रभावित हैं, वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक होना। और अगर ये इस प्रकार से PSUs को बंद न किया गया होता और सरकारी नौकरी भरने न बंद की गई होती तो रोजगार की भी इतनी भीषण समस्या ना होती। आज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर सरकारी पद भर दिए जाए तो मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर नौकरी की समस्या काफी कम हो जाए। आपने आर्मी के अंदर जो लोग जाते थे उनको अग्निवीर बना दिया, लोगों को पेंशन खत्म करके उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीमें ले आए, PSUs को प्राइवेटाइज कर दिया, फिर सारी चीजें बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी, रोजगार भी खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा और चिकित्सा को बिल्कुल एक प्रकार से अनअचीवेबल बना दिया। यही देश की मुख्य समस्या है। तो आज के तारीख में जो केंद्र बिंदु है, सरकार इसीलिए घबराई हुई है, इसीलिए मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी भी मेन मुद्दे पे अटके हुए हैं, वो भी कोटा गए, वो भी अब प्रयागराज गए हैं। प्रयागराज के अंदर आप देखिएगा, हम दोनों प्रयागराज के हैं, मिश्रा जी आप भी जानते हैं प्रयागराज की प्रकृति को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरी तो पूरा बचपन और पूरी जवानी वही आनंद भवन और स्वराज भवन के पास कटी है। लोग आनंद भवन की बात करते हैं, लोग स्वराज भवन की बात नहीं करते जी। और मेरे को नहीं पता अब स्वराज भवन का स्वरूप कुछ बदल गया है, लेकिन मेरे साथ कई बच्चे ऐसे पढ़ते थे जो स्वराज भवन में थे, जो अनाथ आश्रम था उस जमाने में, आज क्या है नहीं पता, उसमें अनाथ बच्चे पढ़ते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन जरूर एक बगल में था, लेकिन उसके बगल में बहुत बड़ा स्वराज भवन था जहां सैकड़ों बच्चे गरीब जो अनाथ थे वो पढ़ते थे और वो बच्चे जो है जीवन में कुछ बन पाए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि अनाथों के लिए भी कोई घर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए, मेरे ख्याल से आज का मुद्दा, देश का मुद्दा यही होना चाहिए कि बच्चों को उनके अधिकार मिले, बच्चों को नौकरियां मिले, अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अगर उनको ये सब मिलेगा तो उसके बाद मेरा देश वर्ल्ड का सिरमौर बनेगा। अगर लोगों को पढ़ने से और चिकित्सा व्यवस्था से और केवल अमीरों के लिए चीजों को रिजर्व कर दिया जाएगा तो मेरा देश का भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी सही ट्रैक पे हैं, बच्चे सही ट्रैक पे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं, हम चाहते हैं सरकार भी सही ट्रैक पे आ जाए। जी बिल्कुल। और ये हमें जो विजुअल्स हम देख रहे हैं ये उसी KP कॉलेज ग्राउंड के हैं। सर आप भी पहचान रहे होंगे और आप जिस कॉलेज में पढ़े हुए हैं उससे सामने तो नहीं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर है जी, थोड़ी ही दूर पर है और GIC के पास ही था बिल्कुल। और आपको अब याद आ रहा होगा पूरा एक, उसको भी अब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे अपने पुराने दिनों को कि कैसे वहाँ से निकल कर कुलभास्कर आश्रम, उसके पीछे KP कॉलेज, इधर मेडिकल कॉलेज, और ये वहाँ की तस्वीरें जहाँ राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है। इसको काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये, और अब तो आपके समय में नहीं, लेकिन इधर पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो बहुत सारे ऐसे आयोजनों के लिए भी दिया जाता है जो प्राइवेट आयोजन होते हैं, शादी विवाह और बड़ी सभाएं, रैलियां तो वहाँ पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी होती थी, चूंकि इतने बड़े ग्राउंड कम ही है। अब एक चीज़ और, आपने चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र किया तो हम उसका जिक्र आपसे भी ये करना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा वहाँ फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनके साथ बाउंसर्स ने, उनका आरोप है कि बाउंसर्स ने मारपीट की, और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, कई बार लग चुके हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है जो सुरक्षा गार्ड वहाँ आजकल भर्ती किए जा रहे हैं वो सब भी इसी तरीके के भर्ती किए जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद एक स्थिति और आती है कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कर्मचारी
छात्रों के खिलाफ एक अलग आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहां के कुलपति या वहां के प्रशासन को खुश करने के लिए कर रहे होंगे। कभी याद पड़ता है कि ऐसा भी हुआ है सर? क्योंकि हम भी वहां से पढ़े हुए हैं, वहां के आंदोलनों को, छात्र आंदोलनों को शांतिपूर्ण तरीके से तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों का, प्राध्यापकों का, प्रोफेसर्स का, कर्मचारियों का पूरा समर्थन रहता था, खुलकर उनके आंदोलन में नहीं आते थे, लेकिन नैतिक समर्थन उनको बाकायदा रहता था। आज आमने सामने उनको खड़ा कर दिया जा रहा है। ये जो व्यवस्था बन रही है, इसको आप, इसके फ्यूचर को कहाँ देख रहे हैं? बाकी नौकरी, रोजगार, बाकी चीज़ें तो अलग है। छात्र संघ चुनाव ऐसे ही बंद कर दिए गए हैं, जहाँ से लोगों की एक अभिव्यक्ति होती, तमाम चीज़ों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कुछ करते, अपनी आवाज़, अपने हितों के लिए कुछ बात करते, एक बड़े फोरम को तो बंद कर दिया गया। और अब अगर आंदोलन हो भी रहे हैं तो उसको ये स्वरूप उसको दिया जा रहा है। देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि मैंने जीआईसी इलाहाबाद में, और मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, और हमारा घर जो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहा। पहले हम वहां रहते थे विमेंस कॉलेज के हॉस्टल के सामने, फिर हम बैंक रोड में रहते थे। एसएसएल हॉस्टल में मेरे पिताजी 6 साल तक सुपरिटेंडेंट थे। आपको तो इलाहाबाद का आइडिया होगा जी भाई। हमारा वो था, जो एक रोड होती थी यूनिवर्सिटी से जाती थी एनझा की तरफ, यूनिवर्सिटी रोड, उसी के बगल में एसएसएल हॉस्टल था। एसएसएल हॉस्टल का एक दरवाजा था, वो इससे मिलता था यूनिवर्सिटी रोड से, और वो पीछे चला जाता था कटरा की तरफ। तो होता क्या था, जब बच्चे आंदोलन करते थे और पुलिस वाले उन्हें दौड़ाते थे, तो वो कहते थे कि साहब ये जो मेन दरवाजा है इसको बंद कर दीजिए, बच्चे भाग ना पाए। मेरे पिताजी जबकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इतना दम था उस समय प्रोफेसर्स का और टीचर्स का, आपने देखा होगा, प्रोफेसर बेनी प्रसाद, प्यारेलाल श्रीवास्तव, फिराक साहब, ऐसे ऐसे प्रोफेसर होते थे कि डीएम कमिश्नर भी उनके सामने सर कह के बात करते थे, उनके पैर छूते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कुछ नहीं, मेरे बच्चे हैं, दरवाजा खोलते थे कि भाग जाओ, पुलिस तुम्हें दौड़ाती है, निकल जाओ, हॉस्टल की तरफ निकल जाओ या कटरा की तरफ निकल जाओ। देखिए बच्चों के साथ अन्याय, देखिए बच्चे गलती करें तो उसको माफ कर सकते हैं, बड़े लोग गलती करें तो उसे माफ, उन लोगों को माफ नहीं कर सकते जिनके हाथ में डंडे हैं और पिस्तौलें हैं। भाई बच्चे तो बेचारे निहत्ते हैं, वो तो चलिए सीख रहे हैं, अपने जीवन में कुछ लेसन्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्यार से समझाइए, उनको ढंग से समझाइए। उस जमाने के टीचर्स मैंने ऐसे नहीं देखे। अब मुश्किल क्या हो गई है आजकल, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, एमबीए इंस्टीट्यूट के अंदर सारे वाइस चांसलर, सारे टीचर वो आरएसएस वाले आ गए हैं। तो ये आरएसएस की प्रवृत्ति है। भाई बच्चों का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? अगर वहां फीस वृद्धि हुई है, और जो बात मैंने पहले भी कही कि अगर आप फीस बढ़ा देंगे तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और आप जानते हैं इलाहाबाद में कोई करोड़पति बच्चे तो आते नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो है नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो है नहीं, ये सब बेचारे गांव के परिवेश से आते हैं, 4-5 हजार डेलीगेसी में रहते हैं, एक कमरे में 3 बच्चे रहते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, किसी प्रकार से पढ़ लिख के अपना जीवन सुधारने का प्रयास करते हैं। अब आप उनकी फीस बढ़ा देंगे, फिर उसका टीचर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, फिर बाउंसर्स लगा देंगे, फिर उनकी पिटाई करा देंगे। भाई ये किस प्रकार का आतंक है? ये नॉर्थ कोरिया थोड़ी है भैया, ये देश है मेरा, और इस देश में मेरे जो बच्चे हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे हों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। उनको बाउंसर से पिटवाना, उनके खिलाफ टीचर्स का खड़ा कर देना, तो इसका माने जो आपने जंतर मंतर में किया था वही इलाहाबाद के अंदर आप करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए प्रयाग के नेचर को आप जानते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद की जननी है ये, वहां डॉक्टर महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये हरिवंश राय बच्चन, ये इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े कवि और 3-3 प्राइम मिनिस्टर जिस शहर ने दिए हैं, तो मेरे ख्याल से आज शहर एक इतिहास रचेगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले भी देखेंगे किनसे पंगा ले लिया। अभी तो जंजी से पंगा लिया था, प्रयागराज वालों से पंगा लेंगे, उसको भी झेल नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये हो चुका है, पहले भी हुआ है, मैंने उन आंदोलनों को कवर किया है, और सरकार और वहाँ पर वीसी झुके हैं। लेकिन ये स्थितियाँ जो पैदा की जा रही हैं बिल्कुल नहीं है कि प्राध्यापकों को और कर्मचारियों को खड़ा कर दिया जा रहा है। पर अब ये इन सब के बावजूद अगर आपको ये लग रहा है कि इनको मोहन भागवत जी को युवाओं से, जेन जी से संवाद करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी को रील बनानी पड़ रही है, तो इसको किस तरीके से देखें? ये जेन जी की ताकत को समझ रहे हैं, या इनको लग रहा है कि हम उनको दबाते भी रहेंगे, कुचलते भी रहेंगे, और रात को वीडियो बनाकर उनसे संवाद कर लेंगे तो सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा? ये वो गलत फहमी में है या सही समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए जितने बच्चे भी मोहन भागवत जी की बात को सुनने गए थे, देखिए एक चीज तो मिश्रा जी आपने भी अनुभव की होगी, और सारे लोग जो आपके दर्शक श्रोता हैं, जो पिता है, समझ रहे हो
देखिए, स्वीकार करें ना करें, क्योंकि एक ईगो होती है ना, पिता है तो पुरानी हम लोगों की मान्यताएं हैं, पिता है तो हमारी बात बच्चे माने। देखिए, हम अपने पिता की बात मानते थे, अपने बाबा की बात मानते थे। ये जनरेशन जो है बड़ी बुद्धिमान है, ये आर्गू करती है, ये लॉजिक पे बात करती है, ये डिबेट करती है, तब मानती है। जितने बच्चे भी मोहन भागवत के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने कहा यार बकवास, हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे। देखिए, बच्चों के वो एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि बच्चों को पता है जो बात आप बोल रहे हैं वो। देखिए, जैसे मैं टीचर हूं, मैं टीचर था, टीचर की बात को बच्चे तभी स्वीकार करते हैं जब उन्हें लगता है कि जो ये टीचर बोल रहा है इसको ये हमेशा इंप्लीमेंट करता है। जैसे मान लीजिए, मैं क्लास में हमेशा 2 मिनट पहले पहुंचा। मैंने अपने जीवन का सिद्धांत बनाया था, कभी क्लास में लेट नहीं पहुंचूंगा। और मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर था, बच्चों से भी कहता था बेटा 1 मिनट लेट हुए तो रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा, इंटरनल मार्क्स काट लूंगा और तुम्हें दिखा के काटूंगा कि लेट आए थे इसलिए तुम्हारे। तो सब क्लास में बच्चे टाइम पे आते। अगर टीचर ही इंप्लीमेंट ना करे उस चीज को, भाई अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरएसएस हमारी पितृ संस्था है, तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जो ये लाठी चली, गोली चली है, गलत चली थी, माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए, जिन्होंने गोली चलाई थी उनको जेल भेजिए। तो मोहन भागवत जी कुछ और कहें और अमित शाह साहब कुछ और, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि दो तरह की बातें। और बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, दे आर सो शार्प, उन्हें समझ में आ गया है कि उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के युवाओं को बेवकूफ बनाना हम लोग नहीं समझ। हमारे घर में हम बच्चों को नहीं झेल पाते, इनको तो बच्चों की उतनी आदत नहीं है, झेल नहीं पाएंगे युवाओं। जी बिल्कुल। और ये जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो हम जिस विजुअल को देख रहे हैं केपी कॉलेज ग्राउंड को, यहाँ पर अनुमति देने के बाद उसको जो वापस ले लिया गया था और फिर झुकना पड़ा, उसके पीछे भी इस जेन जी की ताकत को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ 2 लाख से ज़्यादा छात्रों ने किया, रजिस्ट्रेशन कराया था। छात्रों का ये दबाव था कि हम पहुंचेंगे, आप भले उसको आप कैंसिल कर दीजिए। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी और एक ये भी खबरें आई हैं वहाँ पर कि लोगों को जाने से रोकने की कोशिशें हो रही थी, कि वहाँ बड़े जो छात्रों के ग्रुप हैं, जो छात्रों के लॉज होते हैं जहाँ बहुत सारे प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं, वहाँ जाकर मैसेज देना कि लोग जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह के इनडायरेक्टली मैसेजेस उनको देने की कोशिश किसकी ओर से की जा रही थी? जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही होगी। सीधे सीधे जाकर नहीं धमकी दी जा रही थी, लेकिन अलग अलग माध्यमों से। इसके बावजूद जो वहाँ लोगों का एक उत्साह दिखाई पड़ रहा था, और आज जब वो कार्यक्रम होगा तो हम लोग देखेंगे भी, या फिर देहरादून या कोटा में हुआ था, रोकने की कोशिश वहाँ भी हुई थी। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर अखिल स्वामी जी किस तरफ ले जा रही हैं? छात्रों को एक मंच मिल रहा है, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार संवाद करते रहे हैं ये उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है? या फिर जो एक ये भी कह सकते हैं कि भाई इतने दिन से पीड़ित है, परेशान है, जैसे जंतर मंतर पर छात्र जुटे हुए थे, उनको एक फोरम मिला, एक मंच मिला, तो वो सारे के सारे वहाँ पहुँच गए। राहुल गांधी उनकी बात को, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके साथ हैं। जो झारखंड में चल रहा है आंदोलन, वहाँ भी छात्रों से उन्होंने बात की थी। तो ये उनकी बातों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, ये वजह है? या फिर छात्रों को लग रहा है कि कम से कम कोई तो हमारी बात सुनने वाला है, कोई तो सहारा देने वाला है? या फिर जिस तरीके से लगातार सड़कों पर संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी, इससे छात्रों का और युवाओं का एक भरोसा उधर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि सरकार परेशान ज़रूर है। आप देखिए कि इसी वजह से रील बनानी पड़ रही है, इसी वजह से जेन जी से, मोहन भागवत को जेन जी से संवाद करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो हुआ सब गलत हुआ, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे हैं कि आप गृह मंत्री से जवाब, एक बयान तो दिलवा दीजिए कि लाठी चलाने वाले थे कौन। देखिए मिश्रा जी, अगर आपने देखा होगा बन्नू स्कूल के अंदर या कोटा के अंदर लोगों का प्रतिक्रिया क्या थी, बच्चे क्या रहे थे जी। और आपने देखा कि जब कोटा का प्रोग्राम हुआ था, 3 दिन के बाद नीट का एग्जाम था, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा था जब राहुल गांधी हमारी समस्याओं को सुनने आ रहे हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको सुनने जाएं। देखिए, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जी। अगर ये समझते हैं बच्चे, और आप इलाहाबाद के बच्चों को जानते ही हैं और वहां की पूरी सामाजिक संरचना को भी जानते हैं, वो कह रहे हैं एक आदमी दिल्ली से आया है हमारी समस्याओं को सुनने, और वो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है, नहीं कर जी। वो एक पॉलिटिकल नारा नहीं लगा रहा, वो कांग्रेस का झंडा कहीं नहीं लगा रहा, वो केवल युवाओं की समस्या को सुनने और सुलझाने के लिए वहां पे आया हुआ है। तो हमें जाना चाहिए, ये तो बच्चों की भावना हुई। फिर उसको जो रोक रहा है, भाई मान लीजिए मैं जंतर मंतर में बैठा होता और वहां पे कोई आदमी स्विगी और जोमेटो से मेरे लिए खाना भेजता, एक तो होता मुझे खाना खा लेने देते, एक होता मुझे खाना ना खाने देते। तो जो मुझे खाना नहीं खाने देगा उसको मैं गाली दूंगा कि नहीं दूंगा?
मैं कहूंगा यार एक तो मैं भूखा हूं, कोई खाना मुझे भेज रहा है, हाँ, आपने आसपास की सारी दुकानें बंद कर दी, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, कोई खाना भेज रहा है, तुम उसे रोक रहे हो। जो रोक रहे हो। इसका मन है तुम चाहते हो मैं भूखा रहूं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी अगर वहां पे कायस पातशाह के ग्राउंड में जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं जी, और वहां पे आप रोकने का प्रयास बच्चों को कर रहे हो, तो बच्चों में तो विद्रोह उनके मानस के अंदर बैठ जाएगा। फिर तो आप बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोधी हो जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए डीएम होता, कलेक्टर होता प्रयागराज का, मैं कहता यार होने दो मीटिंग, जी, क्या अंतर पड़ रहा है यार, हो जाने दो, 5 लाख आदमी चले आए, हु केयर्स। अरे बिल्कुल। ठीक है, ये मीटिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोग भूल जाएंगे। उसके बाद तब तक आप कुछ अपना केंद्र सरकार को नाटक वाटक कर लेती, कुछ अपना सर्जिकल स्ट्राइक कर लेती और इलेक्शन जीत जाती। अब तुम इससे जितना ज्यादा विरोध कर रहे हो उतना ज्यादा तुम जो है अपने को उलझाते जा रहे हो और ये स्टूडेंट विरोधी बताते जा रहे हो। अब बाउंसर से अगर बच्चों को पिटवाओगे, उनकी फीस भी बढ़ाओगे, फिर बाउंसर से पिटवाओगे भी, फिर टीचर्स का आंदोलन भी कराओगे, फिर उसके बाद राहुल गांधी की मीटिंग में भी नहीं, इसका माने तुम स्टूडेंट विरोधी हो। और स्टूडेंट तो भैया हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उनसे विरोध करके, जनजी से विरोध करके तुम कैसे पॉलिटिकल सर्वाइवल करोगे? इनकी बुद्धि पे तो मुझे तरस आता है सर। एक हाँ बिल्कुल ये चीज़ है और इस पर अभी बात आगे भी करते हैं। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और इसलिए आ रहा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में थे और वहाँ पर उन्होंने जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है। वहाँ एक राहुल गांधी वहाँ पर संवाद कर रहे हैं छात्रों से। गवर्नर रही, अभी एक दिन पहले की ही बात है या 2 दिन पहले की बात है, गोरखपुर में थी और वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो तमाम जो एक कह लीजिए कि अनियमितताएं हैं उसको लेकर उन्होंने पब्लिकली वो चर्चा की थी कि हॉस्टल में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 14 साल हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा 9 साल हो गए हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार के भी। अब इनके इसके ज़रिए सरकार अपना क्या मैसेज देना चाह रही है, संदेश देना चाह रही है? छात्रों को लेकर जो लोग सिंपैथी दिखा रहे थे उनकी खूब आलोचना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आलोचना उनकी भी की है जो लोग राम मंदिर में चंदे चढ़ावा चोरी की, लूट की जो शिकायत कर रहे थे, उन लोगों की भी आलोचना की कि आप लोग कौन होते हैं, आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या योगी जी को भी ये लगता है कि जो संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आज से 9 साल 10 साल पहले पहुंचा रहे थे, कामयाब भी हो रहे थे कहीं न कहीं, क्या अभी भी उस संदेश को पहुंचाकर उन युवाओं के बीच में जो केंद्र में इनकी सरकार बनने के बाद अब जाकर वो मतदाता बनने वाला है, वो इनकी इन बातों को कितना समझ पाएगा? वो अभी भी इस मुगालते में है क्या, या मुगालते में नहीं बल्कि उनको भरोसा है? तो वो आज का युवा जिसको हम लोग जेन जी कह रहे हैं या उससे भी पहले की जो पीढ़ी है, बाद की जो पीढ़ी है, वो इस तरह की बातों में अभी भी आ रही है अगर वो विश्वास कर रहे हैं, या फिर वो दूर हो रही है और दूर होने के बावजूद इनको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए मेरे का एक मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है, जब आनंदीबेन पटेल जाके गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि बच्चों के हॉस्टल 3-3 साल बन गए और इनके अंदर भी बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हुई और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब अमित शाह साहब ने आनंदीबेन पटेल से कहा है कि योगी आदित्यनाथ के दिन गिने चुने रह गए, इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये उसकी पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है, ये मेरी विवेचना है। क्योंकि ये बात जानते हैं कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने पीडीए अपना बैकवर्ड और पिछड़ा और दलित और मुसलमान और ब्राह्मण उनको सबको लेके अपनी राजनीति शुरू कर दी है। तो मानी बात है कि ठाकुर राजपूतवाद जितना चला है उत्तर प्रदेश के अंदर और ब्राह्मणों पे जितना ज्यादा अत्याचार हुआ और जितना ज्यादा अन्याय हुआ है, तो ब्राह्मण तो पूरी तरह से 8-9% उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ से नाराज है। तो उनको रिप्लेस करने का एक चाल थी, योगी आदित्यनाथ ने उसका पलटवार किया है। देखिए योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि आज के तारीख में हिंदुत्व का अगर कोई सबसे बड़ा मसीहा है मोदी जी के बाद तो योगी आदित्यनाथ है। तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत कर रहे हैं। वो मेरठ जाके उन्होंने कांवड़ियों पे फूल बरसा दिए। वहां पे एसएसपी साहब जो मेरठ के थे, वो एक पुलिस वाले ने कुछ बोल दिया तो कांवड़ियों से झगड़ा हो गया, तो एसएसपी साहब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे, एसएसपी साहब माफी मांग रहे थे। फिर आपने देखा एक मुसलमान युवक की कांवड़ियों ने मार पीटा था, वो हॉस्पिटल में था, उसकी डेथ हो गई। फिर आपने देखा एक कार को कैसे तोड़ दिया। आपने देखा पूरी सड़कों को घेर के कैसे वहां बाकायदा नाच हो रहा है, लड़कियां भी नाच रही हैं, लड़के भी नाच रहे हैं। देखिए इस समय देश में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो एस्पिरेशनल हैं, जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं।
देखिए सनातनी तो मैं भी हूँ, मिश्रा जी आप भी हैं, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, आप भी पूजा पाठ करते हैं, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं भी हर हर महादेव कहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे देश का युवा जो है वो भगवान की पूजा करे, मत्था टेके, अपने अहंकार को कम करे, लेकिन मेरे भारत माता को 21वीं शताब्दी की तरफ ले चले। चीन तो है कृत्रिम चांद बना रहा है और आप जो है ये इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और देश को जो पाषाण युग की तरफ ले जा रहे हो। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बेसिकली एक हिंदुत्व की टोन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के अंदर एक मजाक चल रहा है। एक बच्चा टाई वाई लगा के यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा है, वो कांवड़िया कहता है यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, लाठी भी खा रहे हो यार, मेरे पास आ जाओ, एक कांवड़ ले लो, तुम्हें नीट बिल्कुल दारू भी मिलेगी, तो कहाँ नीट के चक्कर में पड़े हो, 2 महीने खाना भी फ्री में मिलेगा, खूब खाओ पियो मस्ती रहो, तो ये चक्कर में मुक्त ये टाई वाई लगा के यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाते हो। तो हमें क्या चाहिए, देखिए हमें धार्मिक हैं, हम सनातनी हैं, भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं, हम आस्तिक हैं, लेकिन हम ये कहते हैं भगवान भी ये चाहता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल। आपने देखा मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर उन्होंने क्या किया था, पहाड़ को अपनी उंगली में उठा लिया था, क्या कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो यार, इंद्र नाराज होता है, वर्षा करेगा, मैं रोक लूंगा, तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन तुम अपने खेत की पूजा करो, गोबर की पूजा करो, गाय की पूजा करो, जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है उसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। और ये लोग जो है उधर ही ले जा रहे हैं। तो देखिए ये 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन एक तरफ वो है जो एस्पिरेशनल है। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये शेरनी का दूध है, शिक्षा जो पढ़ेगा वो शेर बनेगा। तो या तो इसको आपको मानना है या आपको इसको मानना है कि 2 महीने तक, अरे यार 2 महीने तक तुम जो धंधा करते हो, जो काम करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसको ठप करा दिया। अरे भगवान शिव के सामने खड़े हो जाओ, हर सोमवार को खड़े हो जाओ, महाशिवरात्रि को खड़े हो जाओ, 2 घंटे तक पूजा करो, लेकिन जब काम का समय हो, जब मेहनत का समय हो, जब श्रम का समय हो, जब पढ़ाई का समय हो, तो वो करो। भगवान भी खुश नहीं होगा अगर तुम इस प्रकार से उद्दंडता करोगे, मारपीट करोगे, गांजा पियोगे, चरस पियोगे, भगवान खुश नहीं होगा। ये मैं सनातनी ये फील करता हूं कि भगवान की प्रार्थना करो, उनके सामने मत्था टेको और मंदिरों के अंदर चोरी मत करो, क्योंकि मैं सनातनी को लगता है कि जो भी मंदिर के अंदर चोरी करता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो मंदिर में चोरी करो और उसके बाद जाके पुष्प वर्षा करो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। तो ये अब आप क्या देख रहे हैं कि जो जेन जी है क्या वो भी एक बटा हुआ है और उसका एक वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ है, विरोध में है, कोई एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार का समर्थन कर रहा है, या फिर आज की स्थिति में जेन जी वो सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर, बेरोजगारी की जो स्थितियां हैं, इन सब को लेकर वो सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, सरकार परेशान है उससे। लेकिन इसी बीच एक सर्वे भी आ गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इस जेन जी की सबसे पसंदीदा नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे बने हुए हैं, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं है। हाँ, उनके बाद में काफ़ी नीचे अगर आते हैं तो राहुल गांधी आते हैं। अब ये सर्वे जहाँ से भी आया हो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या कि आज की स्थिति में भी जेन जी इन सब के बावजूद कि उन पर अपनी मांगों के अपनी दिक्कतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, प्रदर्शन करने पर उनको पीटा जा रहा है डंडे से, और उस मारने पीटने का कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कौन से जेन जी हैं जो सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं कि अभी भी उनकी पसंद में वही बने रहें? ये किस वजह से ये जो 4-5 रील उन्होंने बनाई, या फिर जो शिक्षा को जिधर ले जाना चाह रहे हैं उस रास्ते को ये वाला जेन जी उसको पसंद कर रहा है? कैसे देखा जाए इसको? नहीं, जो गोदी मीडिया जिसने ये सर्वे किया है, उस गोदी मीडिया को कितने पैसे मिले हैं, कितने पैसे उसे दिए गए हैं, वो एक देखिए सर्वे अरवे आप जानते हैं, कोई सर्वे आज तक मेरे पास कोई, मेरे को 74 साल की उम्र हो गई, आज तक मेरे पास सर्वे के लिए कोई नहीं आया। अरे यार 74 साल में एक बार तो कोई आ जाता, कोई सर्वे नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ऑफिस में बैठ के जितना मोटी रकम आती है उसके हिसाब से वो सर्वे बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल आज सोशल मीडिया के अंदर आप देख लीजिए, जो मोदी जी के समर्थक थे वो आज के तारीख में सोशल मीडिया में उतरने से डर रहे हैं, और जो उनके विरोध में लिख रहे हैं उनके सामने अगर आते हैं तो 50 लोग उनको घेर लेते हैं। वही असली सर्वे है। देखिए असली मुद्दा यह है कि जो ये जेन जी लड़ रहा है शहर के अंदर अपने अधिकारों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, ये यूनाइटेड है, यहाँ पे धर्म और जाति का भेद नहीं है जी। लेकिन जो कामड़ के अंदर जा रहा है वो देखिए, कामड़ एक हमारी धार्मिक भावना है। भाई मानी बात है, हम भी व्रत रखते हैं, लोग कहते हैं यार क्या मुंह रखता है, काहे के लिए व्रत रखे हुए हो यार, ये कोई जो काहे करवा चौथ रखती हैं तुम्हारी पत्नियां, पूरे दिन अपना भूखे रहती हैं, कभी एक व्रत रखती हैं कभी दूसरा, ये ठीक है, वो एक धार्मिक भावना है, वो हमारी भावना है, हम करते हैं, अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए करते हैं।
लेकिन अगर ये जो गांव का बच्चा है जो खमण लेके भी जा रहा है, इसकी भी तो एस्पिरेशंस है भाई। ये भी तो चाहता है उसके पिताजी को एमएसपी मिले, किसानी अगर करते हैं, वो भी तो चाहता है उसके पिताजी की अगर छोटी सी दुकान है उसकी दुकान चले। अब जब छोटे दुकानदार की दुकान नहीं चल रही है, उसके रेंट नहीं निकल रहे हैं, तो ये बच्चा परेशान है। तो उस परेशानी के लिए इन लोगों ने केवल ये कर दिया है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो वो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए में भगवान से कहता है यार सरकार का दोष नहीं है, मोदी जी का दोष नहीं है, तुमने ही कोई गलत काम किया है जिसके वजह से भगवान राम तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा था उसको मानिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। जैसे चाइना के अंदर 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं लोग, और बताया जाता है अगर आप चाइना में रात को 2 बजे भी फोन करेंगे, जो चाइना के रात को 2 बजे फोन करेगा किसी फैक्ट्री में, एक लड़की उठाएगी, आपसे पोलाइटली बात करेगी, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी और तुरंत एक्शन लेगी। ये होती है कर्म, जो भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले बता दिया। कर्म पे विश्वास नहीं करेंगे, ढोंग और पाखंड पे विश्वास करेंगे, मंदिरों के अंदर चोरी करेंगे, रोज खबर आ जाती है फलाने मंदिर में चोरी हो गई, ढिकाने मंदिर में चोरी हो गई। देखिए धर्म अलग चीज है, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरा देश, मेरी भारत माता और मेरे देश का भविष्य और मेरे देश के युवा, ये हमारी प्राथमिकता है और इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर जेन जी या युवाओं की ताकत को सरकार ने भी पहचाना है। सरकार में भी खलबली है, परेशान है। सरकार को लग रहा है कि जितना कुछ इसको हमने नाराज़ कर दिया है, ये नाराज़गी का स्तर वहाँ पहुँच गया है कि अब इसको फिर से एक उसमें लेवल पे लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाराज़गी लग रहा है बढ़ती जा रही है। और उधर जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर आज प्रयागराज में जहां राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है, छात्रों के साथ, छात्रों की गूंज, उनके साथ संवाद का, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। छात्रों के साथ संवाद करने को लेकर भी जिस तरह से अड़चनें डाली जा रही हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी स्थितियाँ भी सरकार के खिलाफ जाती दिख रही हैं। अब देखते हैं क्या इसमें क्या संवाद किस तरीके से होता है, छात्रों की वहाँ पर क्या परेशानी आती है, राहुल गांधी से वो शेयर करते हैं, उनका वो किस तरीके से निराकरण करने की एक उनको आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं, वो भी देखा जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो बात तय है कि छात्र और युवा नाराज़ है सरकार से, और सरकार को भी इस बात का भली भांति एहसास है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये अब आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन ये भी देखेंगे जब राहुल गांधी का ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज शुरू होगा, तो क्या कुछ संवाद इलाहाबाद के, प्रयागराज के छात्र उनके साथ कर रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।